चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो कभी इंडस्ट्री में बहुत पीछे मानी जाती थी, पर उसने मॉडर्न कंप्यूटिंग की शक्ल ही बदल दी। ये एएमडी की एक असाधारण कहानी है, एक ऐसी टेक सागा जिसमें जबरदस्त वापसी, हिम्मत भरे इनोवेशन और कभी हार ना मानने वाला जज्बा शामिल है। तो सवाल यही है कि आखिर एक अंडरडॉग कंपनी ने पूरे कंप्यूटर इंडस्ट्री में तहलका कैसे मचा दिया। ये कहानी एक तरह से इंटेल के खिलाफ डेविड बनाम गोलियात की लड़ाई जैसी है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे कमाल की इंजीनियरिंग ने मार्केट पर राज कर रही एक बहुत बड़ी कंपनी को सीधी चुनौती दी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ उस दौर में जब AMD सिर्फ इंटेल कंपैटिबल चिप्स का एक सेकंड सोर्स हुआ करता था, लेकिन फिर उसने अपना खुद का रास्ता बनाने का फैसला किया और यहीं से भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई की नींव रखी गई। 80s की बात करें तो AM286 ने AMD को एक भरोसेमंद सप्लायर बना दिया था, पर असली खेल शुरू हुआ 90s में, जब AM386 और 486 के साथ AMD ने क्लॉक स्पीड और वैल्यू फॉर मनी के मामले में अपनी पहचान बना ली। फिर 1996 में आया K5, उनका पहला इन हाउस डिजाइन, जिसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और 1997 तक आते आते K6 प्रोसेसर इंटेल की मशहूर पेंटियम सीरीज का एक असली कॉम्पिटिटर बन चुका था, स्टेज सेट हो चुका था। और फिर आता है साल 2000, कंप्यूटिंग के इतिहास का एक बहुत ही खास पल। ये वो दौर था जब एक गीगाहर्ट्ज़ की रेस चल रही थी। ये सिर्फ परफॉर्मेंस का मामला नहीं था, बल्कि मार्केटिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, और दोनों कंपनियां इसे सबसे पहले हासिल करना चाहती थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये बादशाहत का प्रतीक था। 1 गीगाहर्ट्ज़, उस समय ये नंबर किसी जादू की तरह लगता था। और जानते हैं इस दीवार को सबसे पहले किसने तोड़ा? वो था AMD, अपने क्रांतिकारी K7 एथेलॉन आर्किटेक्चर के साथ। उन्होंने दुनिया को ये साफ साफ दिखा दिया कि वो सिर्फ एक सस्ता ऑप्शन नहीं, बल्कि एक लीडर है। तो 1 गीगाहर्ट्ज़ की रेस तो जीत ली, पर AMD यहीं रुकने वालों में से नहीं था। अब वो अपने अगली बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में थे। एक ऐसा आर्किटेक्चरल बदलाव जो आने वाले कई दशकों तक कंप्यूटिंग की दुनिया को बदलने वाला था। ये था K8 आर्किटेक्चर, जिसे हम एंथिलोन 64 के नाम से जानते हैं। इसमें 3 कमाल की चीजें थीं। पहली, x86-64, वो 64 बिट इंस्ट्रक्शन सेट जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरी, इंटीग्रेटेड मेमोरी कंट्रोलर, मतलब कंट्रोलर को सीधे CPU पर ही डाल दिया, जिससे लेटेंसी जबरदस्त तरीके से कम हो गई और डेटा तक पहुंच बहुत तेज हो गई। और तीसरी, हाइपर ट्रांसपोर्ट, एक बिल्कुल नया हाई स्पीड इंटरकनेक्ट। इन तीनों ने मिलकर AMD को परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ी बढ़त दे दी। और इसका असर जबरदस्त था। कई सालों तक AMD के पास साफ तौर पर टेक्नोलॉजी की लीड थी। K8 आर्किटेक्चर ने आने वाले समय के सभी x86-64 कंप्यूटिंग की नींव रखी। ये AMD के दबदबे के पहले दौर का पीक था। लेकिन कहते हैं ना, टॉप पर बनी रहना सबसे मुश्किल होता है। K8 की शानदार कामयाबी के बाद किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। आर्किटेक्चर को लेकर लिए गए कुछ गलत फैसलों ने AMD को एक लंबे संघर्ष के दौर में धकेल दिया, जिसे बुलडोजर युग के नाम से जाना जाता है। तो आखिर बुलडोजर में गड़बड़ क्या हुई? इसका जो कोर कॉन्सेप्ट था वो था मॉड्यूल। ये एक ऐसा डिजाइन था जिसमें 2 इंटीजर कोर फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट जैसे जरूरी रिसोर्सेज को शेयर करते थे। मतलब कागज पर तो ये मल्टी कोर परफॉर्मेंस बढ़ाने का एक बड़ा स्मार्ट तरीका लग रहा था, पर असल में ये डिजाइन एक बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। इसको ऐसे समझिए जैसे 2 शेफ एक ही किचन में एक ही स्टोव को शेयर करने की कोशिश कर रहे हों। वो एक दूसरे से टकराएंगे और सब कुछ धीमा हो जाएगा। ठीक वैसे ही रिसोर्स शेयर करने की वजह से हर एक कोर की अपनी परफॉर्मेंस काफी कमजोर हो गई, खास तौर पर गेमिंग जैसे कामों में जहां सिंगल कोर स्पीड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और इसका नतीजा बहुत बुरा था। IPC यानी इंस्ट्रक्शंस पर क्लॉक, जो ये बताता है कि एक प्रोसेसर कितना एफिशिएंट है, वो बहुत कम था। ऊपर से ये चिप्स बिजली बहुत ज्यादा खाते थे, और गेमिंग परफॉर्मेंस तो पूछिए ही मत। उस समय इंटेल का सैंडी ब्रिज आर्किटेक्चर हर मामले में मीलों आगे था, और AMD मार्केट में बहुत पीछे छूट गया था। अब देखिए, बुलडोजर के फेल होने के बाद तो ज्यादातर लोगों ने AMD को खत्म मान लिया था, पर यहीं से कहानी का तीसरा और सबसे दिलचस्प चैप्टर शुरू होता है। एक ऐसा दांव जिसने न सिर्फ कंपनी को बचाया, बल्कि टेक इतिहास की सबसे बड़ी वापसी में से एक की कहानी लिखी। ये कहानी है Zen की। ये नंबर देखिए, +52%।
ये बुलडोजर के मुकाबले पहले जेन आर्किटेक्चर की आईपीसी में बढ़ोतरी थी। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक जबरदस्त छलांग थी जिसने एक ही झटके में एएमडी को वापस गेम में ला खड़ा किया। और मजे की बात यह है कि Zen 1 तो बस शुरुआत थी। AMD ने इनोवेशन की रफ्तार पकड़ ली थी। 2017 में Zen 1 ने वापसी का बिगुल बजाया। 2019 में Zen 2 आया अपनी चिपलेट डिजाइन और 7 नैनोमीटर प्रोसेस के साथ। और फिर 2020 में Zen 3 ने गेमिंग में बादशाहत हासिल कर ली। हर एक जनरेशन पिछली वाली से बेहतर होती चली गई। अब Zen 2 की कामयाबी के पीछे का जो सबसे बड़ा राज था, वो था चिपलेट डिजाइन। इसका कॉन्सेप्ट एकदम शानदार था। देखिए, एक बड़ा, महंगा और मुश्किल से बनने वाला मोनोलिथिक केक बनाने के बजाय AMD ने छोटे-छोटे हाई परफॉर्मेंस कपकेक्स यानी चिपलेट्स बनाए और उन्हें एक साथ जोड़ दिया। इस तरीके से न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग आसान हुई, बल्कि लागत भी कम हुई और AMD इंटेल से कहीं तेजी से ज्यादा कोर वाले CPU बनाने लगा। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। Ryzen 5000 सीरीज के लॉन्च के साथ AMD ने एक दशक से भी ज्यादा समय में पहली बार गेमिंग और प्रोडक्टिविटी दोनों में इंटेल को पछाड़ दिया। जो अंडरडॉग था, वो अब चैंपियन बन चुका था। तो कमबैक तो हो गया, पर AMD अब रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं था। अब हम आज के दौर में हैं, जहां AMD अपने लेटेस्ट Zen आर्किटेक्चर के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और मॉडर्न CPU की परिभाषा को ही बदल रहा है। तो Zen की ये जो जर्नी है वो रुकी नहीं। Zen 3 ने गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए यूनिफाइड L3 कैश लाया, जिससे डेटा शेयरिंग रॉकेट की स्पीड से होने लगी। फिर Zen 4 आया 5 नैनोमीटर प्रोसेस पर, जिसने DDR5 और PCIe 5.0 सपोर्ट के साथ क्लॉक स्पीड को और बढ़ा दिया। और अब Zen 5 जो 4 नैनोमीटर पर बना है, वो AI एक्सेलरेशन और बेहतर एफिशिएंसी पर फोकस कर रहा है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? AMD का लगभग दिवालिया होने से लेकर इंडस्ट्री लीडर बनने तक का सफर ये दिखाता है कि आर्किटेक्चर को लेकर लिए गए सही फैसले कैसे मॉडर्न CPU की पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ये इनोवेशन, रिस्क लेने की हिम्मत और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की कहानी है। और अब जब मुकाबला एक बार फिर से कड़ा हो गया है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो कौन सा आर्किटेक्चरल ब्रेक थ्रू होगा जो कंप्यूटिंग के अगले दशक को तय करेगा? क्या वो AI होगा या कोई नई पैकेजिंग टेक्नोलॉजी? भविष्य के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, पर एक बात तो पक्की है कि ये सफर बहुत रोमांचक होने वाला है।